एक हफ्ते के इंतजार के बाद जिस भयानक तबाही का बेसब्री से इंतजार था, गैदरिंग ऑन अर्थ फॉरएवर के आज 2 एपिसोड रिलीज हुए। इस बार उन्हें न सिर्फ एक खतरनाक क्रिमिनल गिरोह का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दुनिया की तबाही का कारण बनने वाला खतरनाक वायरस भी वापस आ गया है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें आखिरकार हर कोई खून से लथपथ रेगो को मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। हालांकि हर कोई डरा हुआ है और इस भयानक स्थिति में क्या करें ये समझ नहीं पा रहा है। मजबूत और काबिल डॉक्टर मॉली जल्दी से उसे होश में लाने और ऑपरेशन को डायरेक्ट करने लगती है। कई ट्रीटमेंट के बाद रेगो की सांसें आखिरकार स्टेबल हो जाती हैं और वो अकेले होने पर फूट फूट कर रोने लगता है। पता चलता है कि मॉली पहले सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर थी और उसने कभी अकेले इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया था। उसने अपने कलीग्स को परेशान करने से बचने के लिए बस शांत रहने का नाटक किया था। एना इस बात से अनजान कि उसका पति बाल बाल बचा है, अब बंदूक लेकर पार्क में सर्च कर रही है। चाहे रेगो का बदला लेना हो या अपने घर की सुरक्षा पक्की करनी हो, उसे उस खून के प्यासे जानवर को खत्म करना ही होगा। जल्द ही एना को पास में शेर मिल जाता है। जल्द ही दुनिया के खत्म होने का 17वां साल आ जाता है। अपनी चोटों से ठीक होने के बाद रेगो की सेहत पहले जितनी अच्छी नहीं रहती। बड़े हो चुके बच्चे धीरे धीरे सामान ढूंढने में सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। बचपन से दुनिया के खत्म होने में रहने के कारण उन्हें हर चीज में दिलचस्पी है। रेगो की सबसे बड़ी बेटी हीथर बाहर की बड़ी दुनिया के लिए तरस रही थी। उसका उतना ही उत्साहित बॉयफ्रेंड तुरंत उसके साथ जाने का ऑफर देता है। रेगो जाहिर है नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी एडवेंचर पर जाए, लेकिन अपनी पत्नी के मनाने पर उसने आखिरकार इस शर्त पर ट्रिप छोड़ने का फैसला किया कि वे सर्दियों से पहले लौट आएंगे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद बहुत खराब मौसम फिर से आ गया। इलाके में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और सूखे की वजह से पानी के नल जल्दी ही बंद हो गए। उनके पास हालात देखने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें पता चला कि पास की झीलें सूख गई थी, जिससे नदी का किनारा दिखने लगा था और प्यूरिफिकेशन पाइप सालों की लापरवाही की वजह से सड़ गए थे और खराब हो गए थे, जिसका मतलब था कि अगर बाद में बारिश भी हुई तो वे पानी नहीं दे पाएंगे। जैसे ही वे ये सोच रहे थे, अचानक ऊपर से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और दूर से कई कारें आती हुई दिखाई दी। रेगे, जो ताकतवर होता जा रहा था, जल्दी से बेस पर वापस गया और सबको बताया कि पीछे की बंदूकें हाई अलर्ट पर हैं। जल्द ही ग्रुप गेट पर पहुंच गया। लीडर चार्ली ने कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसने ग्रुप को सिर्फ पानी के पाइप चेक करते हुए देखा था और अंदाजा लगाया था कि बेस मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि वे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा ग्रुप देखकर रेगे ने मन ही मन मना कर दिया, लेकिन एना ने तुरंत देखा कि उसके पति का पैरानोइया फिर से बढ़ गया है और उसे नजरअंदाज करते हुए प्यार से उन्हें अंदर बुलाया। इस बार पहले की तरह कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसने घमंड से कहा कि रेगे बस बहुत ज्यादा सावधान है, लेकिन रेगे बेचैन रहा और पूछा कि वे पानी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। चार्ली ने कहा कि उनके पास कुआं खोदने का सामान है, इस शर्त पर कि वे बदले में सामान देंगे। राजी होने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। रेगे ने धीरे धीरे अपनी सावधानी कम कर दी। तभी चार्ली, जो ड्रिल बिट बदल रही थी, ने अचानक पूछा कि क्या वो इसे आजमाना चाहती है। रेगे ने उत्साह से कुछ नया करने का फैसला किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो ड्रिल बिट नहीं उठा पाई। चार्ली को तब पता चला कि दूसरी पार्टी को गंभीर चोट लगी है और तब से ड्रिलिंग का काम धीमा हो गया था। या तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था या ड्रिल बिट घिस गया। ये वजह मुश्किल से ही समझ में आती थी, लेकिन एक दिन उसने अनजाने में चार्ली को आईवी को बुरी नजर से घूरते हुए देखा, जिससे रेगो को फिर से शक हुआ। हालांकि चार्ली का हमेशा का व्यवहार बहुत जोशीला था और कुछ ही दिनों में वो जल्दी ही सभी से दोस्ती कर बैठा। एना को लगा कि ये उसके पति का घमंड है और उसने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो हमेशा बेस का लीडर रहेगा। रेगो, जो सिर्फ अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करता था, उसे भी खुद पर शक होने लगा। उसे ये नहीं पता था कि एक रात जब जेनी बाहर सोच में खोई हुई थी, चार्ली उसके पास आया और जोश में उससे बातें करने लगा। उसकी बातें सेक्सुअल इशारों से भरी थी। न्यू जानता था कि जेनी ने उसे तुरंत मना कर दिया। चार्ली दूसरा कदम उठाने ही वाला था कि उसी समय बोर हो चुकी ओल्ड माँ बाहर आ गई। कुछ नहीं हुआ, इसलिए जेनी इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहती थी। जल्द ही सफल ड्रिलिंग का दिन आ गया और सब लोग फिर से पानी पाकर बहुत खुश थे। इस दौरान चार्ली का कमांड सबने माना और उसके मजबूत करिश्मे की वजह से जब उसने उस रात सेलिब्रेशन पार्टी में बात की तो सबने तालियां बजाई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वही बेस का असली लीडर है। किसी ने ये नहीं देखा कि खाने के दौरान चार्ली ने अपने अंडरलिंग को देखा और आह वे ने तुरंत उठकर जाने का बहाना बनाया। लेगे, जो देर रात सो नहीं पाया था, ने अचानक एक चीख सुनी। उसने आवाज की तरफ देखा और देखा कि आह वे सावधानी से आईवी के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। एक पल बाद चार्ली अपनी पैंट ऊपर करके बाहर आया। कुछ सोचकर वो जल्दी से सिचुएशन देखने के लिए दौड़ा। आईवी के ऑटिज्म ने सबको बहुत परेशान कर दिया था, इसीलिए चार्ली ने उसे टारगेट करने की हिम्मत की। उसने बेस की अच्छी तरह से जांच कर ली थी और अब कल कंट्रोल अपने हाथ में लेने का प्लान बना रहा था। खुशकिस्मती से मॉली की जांच से कंफर्म हो गया कि आईवी पर हमला हुआ था। ये देखकर माया ने जल्दी से बताया कि क्या हुआ था। तब सबने उसका असली रंग देखा और उसे कल बाहर निकालने का सुझाव दिया, लेकिन एना ने कहा कि वे चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, वो उन्हें परेशान करने के लिए वापस आएगा और भविष्य में परेशानी से बचने का एकमात्र तरीका उसे खत्म करना है। उनकी हिचकिचाहट देखकर एना ने कहा कि वो उसे अंदर आने देने के लिए मान गई है
और अब सिचुएशन को सुलझाने की बारी उसकी है। लेकिन रेगो प्रॉब्लम अपनी पत्नी पर नहीं छोड़ेगा। उसने तुरंत एक हथौड़ा उठाया और चार्ली का सामना किया। उसके एक्सप्रेशन से तुरंत उसका धोखा पता चल गया, लेकिन चार्ली शांत रहा। रेगो की गंभीर चोटों के बारे में जानने पर वो समझ गया कि रेगो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। रेगो ने उसे आखिरी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन रेगो बिना कहे उकसावे के उसे ताना मारता रहा। ये सुनकर लेइगे ने आखिरकार अपना मन बना लिया। अगले ही पल बंदूक तानकर परछाइयों से आदमियों का एक बड़ा ग्रुप निकला। जब तक चार्ली को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेइगे ने मौके का फायदा उठाया और हथौड़े से चार्ली का सिर फोड़ दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी पिछली और आज की जिंदगी में किसी को मारा था, जिससे उसे बहुत नफरत हुई। हालांकि लौटने के बाद भी उसे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा और दूसरे पक्ष की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए अपने बेटे को धोखा देना पड़ा। उसे क्या पता था कि इस दबाव ने उसके दिल में पहले ही नाराजगी के बीज बो दिए थे। जल्द ही अगली सुबह आ गई। चार्ली की टीम हमेशा की तरह बाहर आई तो पाया कि उनका लीडर गायब है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर अवे एक्शन लेने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल सभी ने अपनी बंदूकें उठाई और उस पर तान दी। 4:54 चार्ली की टीम इस अचानक हुए घटनाक्रम से पूरी तरह हैरान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अवे को छोड़ने और वहीं रहने का पक्का फैसला किया। वे सभी एक दूसरे के लिए काम करने को मजबूर थे और लंबे समय से अपने कामों से नफरत करते थे। अवे, जिसने लोगों का सपोर्ट खो दिया था, सिर्फ निराशा में जा सकता था, क्योंकि बिना किसी सप्लाई के बाहर जाना धीमी मौत जैसा होता। रेई, जो अपने हाथ फिर से गंदे नहीं करना चाहता था, ने कुदरत को उन्हें खत्म करने देने का फैसला किया। जल्द ही दुनिया खत्म होने के 20 साल बाद दोनों कई सालों से वापस नहीं आए थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। सबसे छोटे बेटे जॉय ने घर के अंदर उनका पता लगाने के लिए एक उड़ने वाली मशीन बनाने का प्लान बनाया, लेकिन उस रात उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे दुनिया को खत्म करने वाले वायरस के शुरुआती लक्षण थे। जल्द ही बेस में बहुत सारे लोग बुखार से बीमार पड़ गए और जल्द ही दवा पूरी तरह खत्म हो गई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब रेई ने रात में अपने बेटे को कंबल से ढका तो चार्ली की शक्ल अचानक उसकी आंखों में आ गई। अगले ही सेकंड वो शक्ल गायब हो गई। पता चला कि वो सालों से मर्डर के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ जी रहा था। इस मुश्किल हालात में वो घर लौट आया, लेकिन उसे दोष देने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड की बाहर एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये एक चमत्कार था कि वो जिंदा था। अपने परिवार को 20 साल पहले वाली दुखद घटना दोहराने से रोकने के लिए लेई ने सप्लाई ढूंढने के लिए दूसरे शहर जाने का रिस्क लेने का फैसला किया। 2 शहरों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल आउट ब्रेक के दौरान ब्लॉक हो गया था, इसलिए उसे अपनी साइकिल को गैप में फेंककर दूसरी तरफ जाकर ढूंढना पड़ा। खुशकिस्मती से इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ और लेई सक्सेसफुली लोकल हॉस्पिटल पहुंच गया और दवा ढूंढ ली। लेकिन जैसे ही वो उसे पैक करने वाला था, उसने पाया कि जमीन पर पड़ा बैकपैक घूम नहीं रहा था। वो आकृति मजबूत साइकोलॉजिकल सजेशन के तहत फिर से गायब हो गई, लेकिन वो जानता था कि ये और नहीं चल सकता। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी सप्लाई वापस लाना था। क्या वो इस बार इस फिर से उभर रहे वायरस क्राइसिस को सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएगा?